अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, और उसके बाद हमने ये बात की थी कि भाई उसी में हमने ये बात की थी कि हार्ट के अंदर हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका मैसेज उसके अपने अंदर से जनरेट होता है, यानी हार्ट के मसल्स जो हैं वो मायोजेनिक है। तो अब हमने उस कंडक्शन सिस्टम की बात करनी है कि किस तरह से मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट होता है और फिर वो कहाँ से होता हुआ पूरे हार्ट में फैलता है कि जिसके बाद हार्ट जो है वो इस काबिल होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो एक नाम हमारे पास आता है, वो नाम है एसए नोड। जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है तो कुछ नाम हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। उनमें से पहला नाम है एसए नोड, दूसरा जो नाम है हमारे पास वो है एवी नोड, तीसरा जो नाम है हमारे पास उसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, और चौथा जो नाम है हमारे पास वो है पर्किंजी फाइबर्स। तो ये चार चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है इस वीडियो के अंदर। देखिए, अब इसमें जो ओरिजिन है ना, जहाँ से मैसेज स्टार्ट होता है, जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट होता है, वो पॉइंट जो है, वो छोटा सा एरिया जो है वो कहलाता है एसए नोड, या इसका पूरा नाम जो है वो है साइनो एट्रियल नोड। ये वो पॉइंट है कि जहाँ से जो मैसेज है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का वो ओरिजिनेट होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आपके राइट एट्रियम के अंदर मौजूद होता है। और कहाँ मौजूद होता है, जहाँ पर सुपीरियर वीना केवा राइट एट्रियम में एंटर हो रही होती है, उसके क्लोज वहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट जो है वो मौजूद होता है। ये कुछ अलग से चीज़ नहीं है, बेसिकली हार्ट के जो अपने सेल्स हैं ये थोड़े से मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे नर्व इम्पल्स कहा जाता है। तो ये बेसिकली मौजूद हैं राइट एट्रियम के अंदर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये वाला चेंबर जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द राइट एट्रियम। ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द सुपीरियर वीना केवा, और इस वीना केवा के बिल्कुल साथ जहाँ पर ये ओपन हो रहा है वहाँ पर ये छोटा सा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज साइनो एट्रियल नोड। अब इस साइनो एट्रियल नोड का काम ये होता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसके अंदर कुछ मायोफिब्रिल है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा, अच्छा आपने नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर के अंदर आप ये जाकर पढ़ेंगे कि जो इस हार्ट है वो बना होता है एक स्पेशल टाइप के मसल से, जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। तो ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये मिक्सचर होते हैं दो तरह के मसल की प्रॉपर्टीज़ का। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल जो आपके बोन्स के साथ लगे हुए होते हैं, और एक होते हैं स्मूथ मसल जो कि इंटरनली मौजूद होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, या आपके ब्लैडर के अंदर, या आपके आइज़ के अंदर। तो कार्डियक मसल्स जो हैं यानी हार्ट वाले मसल्स वो इनका मिक्सचर होते हैं। तो ये छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं जिन्हें मायोफिब्रिल कहा जाता है। और इसी पॉइंट के ऊपर ये जो एसए नोड है इसके ऊपर आकर कुछ नर्व एंडिंग्स जो है ना वो ख़त्म हो रही होती है किसकी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। देखिए भाई, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज है, यानी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका मैसेज हार्ट के अपने अंदर से ओरिजिनेट होता है इस पॉइंट से, जिसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कुछ हद तक इस पर कंट्रोल रखता है। वो क्या कंट्रोल है, नर्वस सिस्टम के पास इतना इख्तियार है कि वो इसकी स्पीड बढ़ा सकता है। नर्वस सिस्टम आकर कहता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का, नर्वस सिस्टम ये कह सकता है कि भाई अभी अगर तुम 70 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप 80 टाइम्स हो जाओ या 90 टाइम्स हो जाओ, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग तो आपको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो ब्लड सप्लाई करता है। तो आपका एक तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है, और चूँकि गैस को पहुँचाना ब्लड की जिम्मेदारी है तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है, यानी हार्ट ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये काम कौन बताता है, ये काम हमारा नर्वस सिस्टम बताता है। तो नर्वस सिस्टम की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें कंट्रोल करने वाला है। तो वो भी आकर इस पर ख़त्म होती हैं, यानी उसकी भी कुछ नर्व एंडिंग्स यहाँ पर मौजूद होती हैं जो इसे कंट्रोल करती हैं। ऐसे नोड के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। क्यों कहते हैं भाई पेसमेकर, क्योंकि नॉर्मली अगर हम इस नर्वस सिस्टम को अभी हटा दें तो नॉर्मली हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एसए नोड। क्योंकि जितनी बार एसए नोड से मैसेज निकलेगा उतनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इवन अगर नर्वस सिस्टम आकर बता भी रहा है तो मैसेज कहाँ से जनरेट हो रहा है, मैसेज एसए नोड से जनरेट हो रहा है। अगर इसने कहा है कि भाई 70 के बजाय तुम 80 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करो, तब भी 80 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज कहाँ से निकलेगा, साइनो एट्रियल नोड से। तो पेस डिसाइड कौन करता है, हार्ट की स्पीड डिसाइड कौन करता है, हार्ट का रेट डिसाइड कौन करता है, वो एसए नोड डिसाइड करता है। तो इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो दिस इज़ द नेचुरल पेस मेकर। अब हमने देखना है कि ये काम किस तरह से करता है, यानी एसए नोड से जब मैसेज निकलता है तो वो कहाँ जाता है, वो क्योंकि एसए नोड तो बैठा है कहाँ पे, राइट एट्रियम के एक कोने में, जबकि मैसेज जाना है पूरे वेंट्रिकल तक। तो हमने देखना है पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम किस तरह से ये मैसेजेस जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं।
तो भाई हम चलते हैं सिंपल वर्जन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो ये राइट एट्रियम है, ये अगर इन्फीरियर वीना केवा है तो यहाँ कहीं सुपीरियर वीना केवा होगा। तो जहाँ पर सुपीरियर वीना केवा खुलता है वहाँ पर कहीं एक छोटा सा एरिया होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, जो कि बाकी कार्डियक मसल से डिफरेंट होता है, ये कहलाता है साइनो एट्रियल नोड। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है वो पहले बनेगा और फिर यहाँ से रिलीज़ होगा। जब ये मैसेज रिलीज़ होता है ना तो वो फैलता है एट्रियम के बाकी मसल्स के अंदर, ठीक है। ये जितने भी एट्रियम के सेल्स हैं, और ना सिर्फ उसी एट्रियम के अंदर, ना सिर्फ राइट एट्रियम के अंदर, बल्कि ये मैसेज फैलता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी। और साथ साथ ये मैसेज जाता है एक और दूसरे एरिया के अंदर। इस एरिया को हम नाम देते हैं एवी नोड का, ठीक है। ये कहाँ मौजूद होता है? तो ये बेसिकली सेप्टम के अराउंड होता है। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान की जो दीवार होती है, एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान, यहाँ पर उसके करीब ये मौजूद होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज एवी नोड, या इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ऐसे नोड से मैसेज निकला और वो पहले तो फैला किसके अंदर? वो फैला है एट्रिया के अंदर। तो राइट एट्रिया के अंदर भी गया और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी गया। और जब मैसेज मिल जाएगा दोनों एट्रियम को तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस वक्त वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होंगे? इस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जाहिर है ना, जिस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड पुश होके आएगा वेंट्रिकल में, तो इस वक्त वेंट्रिकल ने भरना है। तो अभी मैसेज वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचा, तो ब्लड जितना भी है वो एट्रियम से चला जाएगा वेंट्रिकल में। ये जो मैसेज ऐसे नोड से निकला था, ये होते होते पहुंचता है किसके पास? एवी नोड के पास। एवी नोड क्या करता है? इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखता है अपने पास, आगे ट्रांसफ़र नहीं करता। ये क्यों नहीं करता ये मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद क्या करता है? एवी नोड से निकलता है एक वायर, समझ लें एक फाइबर निकलता है, ये कहलाता है बंडल ऑफ हेस। बंडल ऑफ हेस, ये जो बंडल है ये आगे जाकर डिवाइड हो जाता है, ये आ जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टम में। ये जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं वेंट्रिकल, इनके दरमियान में ये दीवार है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है। यहाँ आने के बाद ये दो बंडल्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल और एक होता है लेफ्ट बंडल। तो राइट बंडल जो है वो राइट वेंट्रिकल की दीवार में चला जाएगा, और जो लेफ्ट बंडल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार में चला जाएगा। तो ये राइट और लेफ्ट बंडल कहलाते हैं। पहले जो मेन बंडल था वो बंडल ऑफ हेस है, और फिर उसके बाद राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच कहलाती है। ये जो बंडल्स हैं ये आगे जाकर पूरे वेंट्रिकल में फर्दर डिवाइड होंगे और ये बारीक बारीक से फाइबर्स बनाएंगे, और ये बारीक बारीक फाइबर्स पूरे के पूरे वेंट्रिकल में बहुत डीपली फैल जाएंगे। ये बारीक बारीक फाइबर्स कहलाते हैं परकिंजी फाइबर्स। तो ये वेंट्रिकल के कोने कोने तक और वेंट्रिकल्स के अंदर डीप चले जाते हैं। राइट साइड भी यही काम होगा और लेफ्ट साइड भी यही काम होगा। तो बेसिकली ऐसे नोड से जो मैसेज निकला था वो एट्रियम के बाद पहुंचा वेंट्रिकल्स तक, एट्रियम के बाद पहुंचा किसके पास? एवी नोड के पास। एवी नोड ने थोड़ी देर अपने पास रखने के बाद इसे दिया किसके हवाले किया? बंडल ऑफ हेस के। बंडल ऑफ हेस से ये गया राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच से ये गया पुरकिंजी फाइबर्स के पास, और पुरकिंजी फाइबर से होता हुआ ये गया तमाम वेंट्रिकल्स के सेल के पास। अब जब वेंट्रिकल्स को मैसेज मिल गया, अब होंगे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे, अब एट्रिया रिलैक्स होंगे और अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जो है ना वो जाएगा आगे की तरफ। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसे नोड से मैसेज निकलता है, एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड थोड़ी देर के लिए रोकता है, कितना? 0.15 सेकेंड। ये बहुत थोड़ा सा टाइम है, लेकिन दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 0.15 सेकेंड का डिले आता है, उसके बाद ये मैसेज वेंट्रिकल्स की तरफ भेज देता है, और जब वेंट्रिकल्स को मैसेज मिल जाता है तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे दोनों के दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई दिस डिले। देखिए ये जो डिले है ना, ये वेंट्रिकल्स को इस काबिल बनाता है कि वो फिल हो सकें, क्योंकि जब ऐसे नोड से मैसेज निकला था तो उस वक्त एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और ब्लड मूव करके आ रहा था वेंट्रिकल में। अगर फ़ौरन से मैसेज चला जाता वेंट्रिकल में तो वेंट्रिकल बिना कंप्लीटली भरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते और ब्लड आगे चला जाता। तो ये जो डिले है ये क्या करता है? ये मेक श्योर करता है कि एट्रिया से ब्लड प्रॉपर्ली चला जाए वेंट्रिकल में, और एक बार जब ये काम हो जाता है तब ये मैसेज आगे दिया जाता है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड प्रॉपर्ली पंप हो सकेगा।
तो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा डिले होता है। तो चूंकि ऐसे नोड डिसाइड कर रहा है तो ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं। एवी नोड जो है उसके साथ असिस्ट करता है। एवी नोड देता है किसी बंडल ऑफ हेज को, बंडल ऑफ हेज जो है वो आगे जाकर डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर, उसके बाद बनते हैं पर्किंजी फाइबर और इस तरह से पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स तक मैसेज पहुंचता है। कितना डिले है भाई? 0.15 सेकंड का। किस लिए? ताकि एट्रियल सिस्टली जब हो, यानी एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पूरा का पूरा भर जाएं, दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा डिले होता है। तो ये हमारे पास ऐसे नोड है, ये एवी नोड है, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है बंडल ऑफ हेज, फिर ये आगे जाकर डिवाइड हो रहा है राइट बंडल ब्रांच के अंदर और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और ये जो बारीक बारीक फाइबर नज़र आ रहे हैं दीज आर पर्किंजी फाइबर्स। तो ये है हमारे पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। अब आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है भाई? तो मैंने आपको बताया था ऐसे नोड को कहते हैं नेचुरल पेसमेकर। नेचुरली आपके हार्ट का रेट क्या होगा ये डिसाइड करता है ऐसे नोड। लेकिन अगर किसी का ऐसे नोड सपोज कर लें प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, देखिए हमारा ऐसे नोड जो है वो नॉर्मल तब है जब वो 60 और 100 के दरमियान मैसेज जो है वो जनरेट कर रहा है। सपोज़ कर लें किसी का ऐसे नोड जो है वो 60 से कम जो है वो मुसलसल 60 से कम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, या बहुत ही कम हो गई हैं, 60 से बहुत ही कम हो गई, तो अब इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी एक आर्टिफिशियल पेसमेकर की। अब आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या है? तो बेसिकली एक डिवाइस होता है जो ऐसे नोड की तरह वर्क करता है। यानी जिस तरह किसी की अगर किडनीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती तो डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के अंदर क्या होता है? एक मशीन होती है जिसके थ्रू ब्लड को गुजारा जाता है, तो वो किडनी के तौर पर बिहेव करती है और वेस्ट को रिमूव करती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक डिवाइस है जो क्या करेगा? ऐसे नोड की तरह एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करेगा। तो जितनी बार हम इसे सेट करेंगे उतनी बार ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करेगा। तो बेसिकली ये हार्ट का पेस डिसाइड करेगा, बट चूंकि ये नेचुरल नहीं है तो हम इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका कोई पावर सोर्स होगा और ये बीनीथ द स्किन इम्प्लांट किया जाता है और वहाँ से ये ऐसे नोड की तरह प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसा नज़र आता है ये। तो ये अगर आप देखें ये लगा हुआ है यहाँ पे पेसमेकर, ठीक है, बीनीथ द स्किन इम्प्लांट किया और इससे ये लीड्स निकल रही हैं जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स तक जा रही हैं ताकि उन्हें क्या कर सकें, उन्हें मैसेज दे सकें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर कहलाता है। ये डिसाइड करेगा कि हार्ट का रेट क्या होगा। ये उन लोगों के अंदर होता है जिनके साइनोएट्रियल नोड यानी नेचुरल पेसमेकर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। ओके जी, दो छोटी सी चीज़ें और हैं, छोटी सी बातें और हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। एक है हमारे पास ब्लड प्रेशर और एक है हमारे पास ब्लड फ्लो। बहुत छोटे से टॉपिक हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या है भाई? प्रेशर की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली ब्लड जो है ये भी कुछ फोर्स लगाता है किसके ऊपर? हमारी आर्टरीज़ के अंदर, हमारी वेसल्स के ऊपर। हमारी वेसल्स की जो दीवार है, ये अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड जो है इसकी दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। तो जितने एक छोटे से एरिया के ऊपर, यूनिट एरिया के ऊपर जितनी फोर्स ब्लड जो है वो एक्सर्ट करता है वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। इसको जो मेजर किया जाता है वो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के अंदर किया जाता है। और डिवाइस ये जो आपको नज़र आ रहा है इसे मर्करी मैनोमीटर्स कहते हैं या इसे स्फिग्मो मैनोमीटर भी कहा जाता है। इनके थ्रू ब्लड प्रेशर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है या मेजर किया जाता है। अब ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा वो बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नंबर वन इज़ कार्डियक आउटपुट। मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। कार्डियक आउटपुट बेसिकली कहते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है 1 मिनट में, तो जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट अगर किसी वजह से कम है, सपोज़ कर लें कि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो जब वो रिलैक्स नहीं होगा तो वो प्रॉपरली भरेगा नहीं, और जब वो भरेगा नहीं तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलेगा वो कम होगा। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कार्डियक आउटपुट। दूसरा जो है हमारे पास वो है वेसल्स का डायमीटर ऑफ द आर्टेरियोल्स। ठीक है, हमारी जो आर्टेरियोल्स हैं, जो छोटी आर्टरीज होती हैं, उनका जो डायमीटर है ये हमारे पास अभी जो है वो बड़ा है डायमीटर, ये हो गया छोटा डायमीटर। ठीक है, इनका जो ये साइज़ है यहाँ पे जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपको पता है वॉल्यूम कम होता है जब तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब ये वॉल्यूम कम होगा तो हम इसे नाम देते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन का। जब ये नैरो हो जाएगा तो हम इसे वेजो कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। जब नैरो हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है एक तो वो कार्डियक आउटपुट पर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होता है उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना वेसल का डायमीटर कम होगा उतना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जितना वेसल का डायमीटर बढ़ेगा यानी वेजो डायलेशन अगर होगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। अब ये जो आर्टेरियोल्स का डायमीटर है ये
कब कैसे बढ़ सकता है और कम हो सकता है। तो आपने आर्टरीज़ के बारे में पढ़ा है या आर्टेरियोल्स के बारे में पढ़ा है कि उसके अंदर 3 दीवारें होती हैं, उसमें जो बीच वाली दीवार होती है उसमें मौजूद होते हैं एक तरह के मसल्स जिन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो इन स्मूथ मसल्स को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है ना, तो जब ब्लड लॉस होगा तो आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, नॉर्मल पे लाने के लिए वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं आपकी बॉडी की उनको नैरो किया जाता है ताकि बाकी बॉडी से जो ब्लड है वो ताकि ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो और ब्लड जो है वो पूल ना हो आपके पार्ट्स के अंदर। तो डिफरेंट सिनेरियो के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाया भी जाता है, डिफरेंट सिनेरियो के अंदर ब्लड प्रेशर कम भी किया जाता है, ये बॉडी खुद से डिसाइड करती है। प्लस मेडिकेशंस भी हैं जो कि आपकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स भी करवा सकते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर को जो मेजर किया जाता है तो हमारे पास ये 2 ब्लड प्रेशर्स होते हैं। एक ब्लड का प्रेशर तब होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिस्टली के दौरान वो ब्लद प्रेशर जो है वो नॉर्मली 120 होता है, इसे सिस्टोलिक या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक ब्लड प्रेशर वो होता है जो रिलैक्सेशन के दौरान आता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो 80 होता है। और इसे इस तरह से लिखते हैं कि ऊपर सिस्टोलिक होता है और नीचे डायस्टोलिक होता है। तो ये नॉर्मल एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, यंग एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मली 120/80 के आसपास होता है। जो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। जो मेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर, फीमेल्स के अंदर यूजुअली ब्लड प्रेशर इससे थोड़ा सा कम रहता है, एंड दैट इज़ नॉर्मल। तो ये है हमारे पास ब्लड प्रेशर। हमेशा जो ऊपर वाली रीडिंग होती है वो हाई ब्लड प्रेशर होता है, यानी वो हायर रीडिंग होती है, ये सिस्टोलिक होता है या सिस्टोलिक होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है। और नीचे वाला जो है ये हार्ट के रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर जनरेट हो रहा है ये थोड़ा सा कम होता है, दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक। तो हमेशा इसे ऐसे ही लिखा जाता है, इसे कभी भी 80/120 नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, देन हमारे पास एक और टर्म है वो है पल्स प्रेशर। तो अगर आप ऐसा करें कि जो सिस्टोलिक है 120 उसमें से माइनस करें डायस्टोलिक, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कहलाता है पल्स प्रेशर, ठीक है। तो पल्स प्रेशर की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे केसेस के अंदर पल्स प्रेशर जो है वो वैल्यूएबल होता है, लाइफ एंड डेथ जो है वो भी डिसाइड करता है पल्स प्रेशर। फ़िलहाल आपके लेवल के ऊपर इसकी सिर्फ डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 ब्लड प्रेशर दे दिए जाएँ, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस करेंगे तो जो आपके पास आएगा वो पल्स प्रेशर होगा। दिस इज़ अबाउट द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको पता है कि शायद आपका प्रैक्टिकल भी होता है जिसके अंदर ये करवाते हैं, ये मशीन होती है। अब ये यूज़ नहीं किया जाता, अब वो डायलर्स वाले होते हैं कि जिसके अंदर डायल लगा हुआ होता है एक घड़ी की तरह, और उसके अंदर ये कफ होता है, ये कफ होता है और ये वो है पंप है, और ये नहीं लगा हुआ होता, ठीक है। ये जो मरकरी वाला कॉलम है ये नहीं होता। बाकी स्टेथोस्कोप आप रखते हैं, यहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसे ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं, उसके ऊपर आप रखते हैं, आप इसे इन्फ्लेट करते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीका आपको मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर, तो बहुत आसान सा होता है, कोई भी सीख सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड फ्लो। जो हमारा ब्लड फ्लो करता है डिफरेंट वेसल्स के अंदर वो डिफरेंट स्पीड से करता है। उसका रीज़न ये है कि डिफरेंट वेसल्स का जो डायमीटर है वो डिफरेंट होता है। जो हमारी बड़ी वाली वेसल्स हैं, ठीक है, आर्टरीज़ की बात अगर हम करें, जो बड़ी वाली वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड की स्पीड ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर पाए जाते हैं स्मूथ मसल्स। तो जितनी ज़्यादा मोटी ब्लड वेसल होगी जितनी ज़्यादा मोटी आर्टरी होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर स्मूथ मसल होगा और उतना ज़्यादा वो फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि मसल जब एक बार रिलैक्स होता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जब ब्लड किसी आर्टरी के अंदर आता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, अब अगर इसके अंदर ब्लड आएगा तो ये यहाँ से स्ट्रेच होगी, ठीक है। ब्लड अगर मैं यहाँ से पुश करूँ तो ये ब्लड इसे स्ट्रेच करेगा। जब ये स्ट्रेच होगी तो फिर ये दोबारा से कोई भी इलास्टिक चीज़ जो होती है उसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती है। तो जब वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर आएगी तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से ब्लड आगे पुश होगा स्पीड के साथ। तो लार्ज आर्टरीज़ के अंदर जो है वो ब्लड फास्टर फ्लो करता है। कैपिलरीज़ की अगर हम बात करें तो कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड स्लो जाता है। ऑल्दो कैपिलरीज़ का डायमीटर बहुत कम है तो वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सारी कैपिलरीज़ को मिलाकर। अगर आपने आर्टरी वाली जो वीडियो है वो देखी हो तो आपने देखा होगा कि ये एक आर्टरी है बड़ी, ठीक है, उसके बाद आर्टेरियोल आता है, उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है इस तरह से कैपिलरीज़ के अंदर। मैंने बहुत मोटी बना दी कैपिलरीज़ बहुत बारीक होती हैं। तो एक इंडिविजुअल कैपिलरी जो है ना उसकी बात नहीं हो रही है, सारी कैपिलरीज़ को मिलाकर इन्हें कैपिलरी बेड कहते हैं, ठीक है, इन्हें कैपिलरी बेड कहते हैं। तो अगर इन सारों को मैं मिला दूँ, इन सब को जमा कर दूँ तो इनका डायमीटर बहुत बड़ा हो जाता है।
तो ओवरऑल कैपिलरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो स्लोली फ्लो करता है। इंडिविजुअल कैपिलरी की बात नहीं कर रहे हम, ओवरऑल ब्लड कैपिलरीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ब्लड स्लो फ्लो करता है। और स्लो फ्लो करना जो है वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि कैपिलरीज़ वो पॉइंट होते हैं कि जहाँ पर ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान एक्सचेंज होता है। तो जितना स्लो ब्लड फ्लो करेगा कैपिलरीज़ में, उतना बेहतर जो है वो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी सेल्स के अराउंड जो फ्लूइड है उनके दरमियान मटीरियल एक्सचेंज हो सकेगा, ऑक्सीजन जा सकेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकेगी ब्लड के अंदर। तो दिस इज़ हाउ द ब्लड फ्लो। उसके बाद जब कैपिलरीज़ ख़त्म होती हैं तो वहाँ पर वेन्यूल्स स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वेन्स आ जाते हैं, तो इनके अंदर भी मसल्स बढ़ते जाएंगे। वेन्यूल्स में कम होंगे, वेन्स में ज़्यादा होंगे मसल्स, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी एंड देन जो ब्लड है वो रिटर्न हो जाएगा टू द हार्ट। तो ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे जानने के लिए, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने बताना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हार्ट का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, और इसके बाद जो है वो आपके हार्ट से रिलेटेड और ब्लड वेसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे।